Hello everyone, welcome to my channel. Today we will study the chapter The Ailing Planet, The Green Movement's Role, written by नानी पालखीवाला। तो फर्स्टली आपको ये बता दूं कि ये कोई स्टोरी नहीं है बल्कि ये एक आर्टिकल है जो कि लिखा था नानी पालखीवाला ने एंड ये पब्लिश हुआ था द इंडियन एक्सप्रेस में ऑन 24 नवंबर 1994, जहाँ पे वो बात कर रहे हैं द ग्रीन मूवमेंट की। वो हमारे प्लेनेट की बात कर रहे हैं एंड अभी आगे आपको समझ आएगा कि अगर 1994 में हमारे प्लेनेट की ये हालत थी तो एट प्रेजेंट हम अपने प्लेनेट को कितना ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, नेचर को कितना ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। सो द बैकग्राउंड एंड कॉन्सेप्ट क्या है इस चैप्टर का कि हम ह्यूमन बीइंग्स नेचर को एंड उसकी रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय ना करें। एंड द थीम ऑफ द चैप्टर एलिंग प्लैनेट इज ऑल अबाउट द एनवायरनमेंट एंड टू सेव इट। नाउ हियर इज आवर चैप्टर। One cannot recall any movement in world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the Green Movement, which started nearly 25 years ago. In 1972, the world's first nationwide Green Party was founded in New Zealand. तो ऑथर नानी पालखीवाला स्टार्ट कर रहे हैं, ये बता रहे हैं जब इन्होंने ये आर्टिकल लिखा था उससे 25 years ago ही ये जो ग्रीन मूवमेंट थी इसने सारे लोगों को काफी ग्रिप करके रखा था, मींस बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस किया था एंड इसीलिए न्यूजीलैंड में सबसे पहली नेशन वाइड ग्रीन पार्टी फॉर्म भी हुई थी। तो अब वो बताते हैं कि क्योंकि हमने प्लेनेट को उसकी रिसोर्सेज को इस हद तक एक्सप्लॉइट कर दिया, अब हमें जाके ये बात समझ में आई कि हमें मैकेनिस्टिक व्यू से शिफ्ट होना है टुवर्ड्स दी होलिस्टिक व्यू। अब इसका मतलब क्या है, देखो एक तरीके से हम प्लेनेट को क्या समझते हैं, हमारे अर्थ पे जितने भी रिसोर्सेज हैं उन्हें क्या समझते हैं कि ये हमारे गिफ्ट्स हैं जो हमें यूज करने हैं। बट हम कहीं ना कहीं ये भूल गए कि प्लेनेट अपने आप में ही एक लिविंग थिंग है या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। The shift in human perceptions as revolutionary as that introduced by Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the Earth and the other planets revolved round the Sun. For the first time in human history, there is a growing worldwide consciousness that the Earth itself is a living organism, an enormous being of which we are parts. It has its own metabolic needs and vital process which need to be respected and preserved. तो यही है एक होलिस्टिक व्यू जहाँ हम उसे सिर्फ पार्ट नहीं समझ रहे हैं लाइफ का, उसे किसी अर्थ को हम ये देख नहीं रहे हैं कि वो एक्चुअली भी खुद एग्जिस्ट करता है एंड हम किसी के एग्जिस्टेंस को कितना ज़्यादा हार्म पहुँचा रहे हैं, हम ये सब नहीं सोच रहे हैं। और यही है होलिस्टिक व्यू और ये जो होलिस्टिक व्यू है वही हमें अपने साथ लेकर चलना है। सो ऑथर बताते हैं कि ये जो शिफ्ट था ये उतना ही रिवॉल्यूशनरी था जितना रिवॉल्यूशनरी ये आइडिया था जब कोपरनिकस ने इस बात को इंट्रोड्यूस किया, इस बात को समझाया कि ऐसा नहीं है कि जो सन है ये सारे प्लैनेट्स के अराउंड चक्कर काटता है या रिवॉल्व करता है। एक्चुअली इसका अपोजिट है। इनफैक्ट सारे प्लैनेट्स जो हैं वो सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से वो कंपेयर करते हैं। देन वो हमें बताते हैं कि अर्थ को भी हमें एक्चुअली में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह समझना चाहिए एंड अगर हम ऐसा करेंगे तभी हमें समझ आएगा कि जितना भी हार्म हम अपनी ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए उसे पहुंचा रहे हैं वो एक्चुअली कहीं ना कहीं जाके हमें ही इफेक्ट करेगा। आगे वो ये बताते हैं कि अर्थ के अगर आज हम वाइटल साइंस देखें तो हमें ये समझ आएगा कि हमने उसको कितना ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर दिया है। The concept of sustainable development was popularized in 1987 by the World Commission on Environment and Development. In its report, it defined the idea as development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their needs. That is, without stripping the natural world of resources future generations would need.
हमें ज़रूरत है एक ऐसे डेवलपमेंट की जो इन सारी चीज़ों को ठीक कर सके, एंड ऐसी ही डेवलपमेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? ये उस तरह की डेवलपमेंट होती है जहाँ पे आप अपनी प्रेजेंट जनरेशन की जो नीड्स हैं उनको मीट कर पा रहे हो विदाउट compromising the ability of future generation to meet their needs। मीन्स जितनी भी रिसोर्सेज अभी हमारे पास अवेलेबल हैं उसको ये सोच के यूज करना चाहिए कि अभी ये हमारी नीड है, वांट नहीं है, क्योंकि हमारी वांट तो बहुत सारी हो सकती हैं बट जो नीड्स हैं वो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो जब हम उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे, जब हम थोड़ी ही चीज़ों को यूज़ करेंगे, जब हम डिफॉरेस्टेशन नहीं करेंगे, जब हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनके लिए भी कुछ बचना चाहिए, तभी एक ऐसी डेवलपमेंट हो पाएगी। तो यही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि जब हम अपनी नीड्स को पूरा करते हुए फ्यूचर जनरेशन्स की नीड का भी ध्यान रखें, उसके बारे में सोचें, इतना इनफ हम उनके लिए छोड़कर जाएं। यही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसे ही हमारा प्लेनेट सेफ हो सकता है। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट था वो 1987 में फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने दिया था। इन द जू एट lusaka, Zambia, there is a cage where the notice reads, "The world's most dangerous animal." Inside the cage, there is no animal but a mirror where you see yourself. Thanks to the efforts of a number of agencies in different countries, a new awareness has now dawned upon the most dangerous animal in the world. अब यहाँ पे नानी पालखीवाला एक एग्जाम्पल देके बताते हैं हमें कि लुसाका जाम्बिया में एक जू है एंड उस जू के अंदर एक केज है एंड उस केज के बाहर ये लिखा था द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इनसाइड। लेकिन जब आप उस केज के अंदर देखते हो तो वहां पे आपको एक्चुअल में एक मिरर नजर आता है जिसमें आपको अपना रिफ्लेक्शन दिखता है एंड इस बात के थ्रू वो ये कहना चाहता है कि किस तरीके से हम ह्यूमन बीइंग्स ने अर्थ को इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर दिया है। हम अपने लिए, अपनी रिसोर्सेज के लिए हर एक चीज़ को डिप्लीट करते जा रहे हैं, फिर चाहे वो फॉरेस्ट हो, फिशरीज हो, ये जो पूरा इकोसिस्टम है हम इसको इम्बैलेंस कर रहे हैं। एंड यही बताते हैं कि हमसे ज़्यादा डेंजरस कोई एनिमल नहीं है। एनिमल को भी हम किल कर देते हैं अपने फायदे के लिए, उनको या उनके पार्ट्स को सेल कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये शो करती हैं कि हम ही इस दुनिया के सबसे डेंजरस एनिमल हैं। तो ये एक तरह का रियलाइजेशन या एक तरह का गिल्ट दिखाने के लिए हम इतनी सारी चीज़ों को हार्म पहुंचा रहे हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पे इस इंसिडेंट को, इस एग्जाम्पल को यहाँ पे मेंशन किया है। साइंटिस्ट्स हैव कैटलॉग्ड अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज विद विच मैनकाइंड शेयर्स द अर्थ। एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एज रिगार्ड्स दी स्टिल अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पीसीज। देन ही टेल्स अस दैट ह्यूमन बींग्स को कभी ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि हम सिर्फ अकेले ऐसे लोग नहीं हैं इस प्लेनेट पे जो रह रहे हैं। हम इस अर्थ को शेयर कर रहे हैं विद ऑलमोस्ट 1.4 मिलियन स्पीसीज एंड अभी भी बहुत सारे ऐसे स्पीसीज भी हैं जिनको अभी तक रिकॉग्नाइज भी नहीं किया गया है। तो हमें ये चीज याद रखनी चाहिए कि हम इसको शेयर कर रहे हैं। One of the early international commissions which dealt inter alia with the question of ecology and environment was the Branded Commission, which had a distinguished Indian as one of its members, Mr. L.K. Jha. The first Branded report raised the question, are we to leave our successors a scorched planet of advancing deserts, impoverished landscapes and ailing environment? तो अब ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल कमीशंस थे जो बेसिकली डील करते थे इकोलॉजी से, इन चीज़ों पे फोकस करने के लिए कि कैसे हम अपने प्लेनेट को सेव कर सकते हैं। उस टाइम एक थी ब्रांडेड कमीशन और उसके एक मेंबर थे जो कि इंडियन थे जिनका नाम था मिस्टर L.K. झा। तो यहाँ पे एक बात सामने आती है कि जो फर्स्ट ब्रांडेड रिपोर्ट है वो इस क्वेश्चन को रेज करती है कि क्या हम अपने सक्सेसर्स के लिए एक ऐसे प्लेनेट को छोड़कर जाएंगे जहाँ पे एडवांसिंग डेजर्ट्स हैं और
जो आप कह सकते हैं कि इम्पॉवराइज्ड लैंडस्केप्स हैं, यानी कि उनके कहने का मतलब ये है कि सक्सेसर्स मीन्स हमारी फ्यूचर जनरेशंस, उनके लिए क्या हम एक ऐसे प्लेनेट को छोड़कर जाएंगे जो कि एलिंग होगा। एलिंग मीन्स यहाँ पे जितने भी ग्रासलैंड्स हैं, क्रॉपलैंड्स होंगे वो बदल जाएंगे डेजर्ट्स में, बिकॉज जिस स्पीड से हम इतनी सारी रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, और यूज तो कर ही रहे हैं, वेस्ट ज्यादा कर रहे हैं एंड वापस अर्थ को कुछ दे भी नहीं रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि एक तरफ डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो दूसरी तरफ अफॉरेस्टेशन हो रहा है, या ऐसा भी नहीं है कि एक पेड़ हम काट रहे हैं तो 2 पेड़ हम लगा रहे हैं, जबकि ऐसा होना चाहिए। तो क्या हम अपने सक्सेसर्स को ऐसा प्लेनेट देंगे जहाँ पे उनके पास कुछ नहीं होगा, जो कि एक एलिंग प्लेनेट होगा। एंड एलिंग वर्ड इसलिए यूज किया है बिकॉज वो दिखाना चाहते हैं कि जिस कंडीशन में इस टाइम पे हमारा प्लेनेट है, अगर हम उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म समझें तो कितना ही ज्यादा परेशान और दुखी होगा हमारा प्लेनेट, क्योंकि उसकी रिसोर्सेज को कंटिन्यूअसली डिप्लीट किया जा रहा है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को रेज कर रहे हैं कि क्या हम ऐसा प्लेनेट देकर जाएंगे फ्यूचर जनरेशन को। मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन इन हिज थॉटफुल बुक द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट points out that the Earth's principal biological systems are 4: fisheries, forests, grasslands and croplands, and they form the foundation of the global economic system. तो अब आगे वो अपने आर्टिकल को और स्ट्रॉन्ग करते हुए कुछ और फैक्ट्स रखते हैं और कहते हैं कि मिस्टर लेस्टर ब्राउन ने भी अपनी बुक द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट में यही बताया है कि बेसिकली अर्थ के 4 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं। एंड वो कौन कौन से हैं? क्रॉपलैंड्स, फिशरीज, फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स। एंड ये हर एक जगह का बेस है, बिकॉज अगर ये नहीं होंगे तो शायद हम भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। बट हम इन सब सिस्टम्स को इस तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि वो एक सस्टेनेबल लेवल पे नहीं है, मीन्स वो कम होते जा रहे हैं। फॉरेस्ट जो है वो कम होते जा रहे हैं। फिशरीज का वो बताते हैं कि हमारा जो वर्ल्ड है वो अब इतना ज़्यादा प्रोटीन कॉन्शियस हो गया है, प्रोटीन जो डाइट है हम उसको इतना ज़्यादा फॉलो करते हैं बिकॉज हम अपनी हेल्थ को लेकर काफ़ी कॉन्शियस हो गए हैं। तो ये जो फिशरीज हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रही हैं, उनका बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं यूज हो रहा है। तो इस तरीके से हम अपने इन 4 बायोलॉजिकल सिस्टम को बिना सस्टेनेबल लेवल पे सोचे हम इनका यूज करते जा रहे हैं। तो इस तरीके से वो बताते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट कि जो फायरवुड है वो भी इतना महंगा है बिकॉज लोग आग सेकने के लिए यूज करते हैं उसका सर्दी में। एंड वो कहते हैं कि कभी कभी व्हाट गोज इनसाइड द पॉट वो कम महंगा है। एंड फायरवुड मीन्स सूखी लकड़ी इतनी एक्सपेंसिव होती जा रही है। एंड ऐसा क्यों कि फायरवुड इतनी एक्सपेंसिव होती जा रही है? बिकॉज फॉरेस्ट ही नहीं रही। तो दैट इज वाई ये कहते हैं हम इन चारों बायोलॉजिकल सिस्टम्स को इस तरीके से यूज कर रहे हैं एंड वापस हम कुछ भी नहीं दे रहे हैं अर्थ को, और हम कोई भी ऐसा स्टेप नहीं ले रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बचे। तो यहाँ पे इसी चीज को पॉइंट आउट करते हुए कहते हैं कि किस तरीके से ह्यूमन बीइंग्स अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट को ही देख रहे हैं और फ्यूचर जनरेशन के लिए हम क्या छोड़कर जाएंगे ये नहीं सोच रहे हैं। Article 48A of the Constitution of India provides that the state shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country. But what causes endless anguish is the fact that laws are never respected nor enforced in India. आगे स्पेसिफिकली वो इंडिया की बात करते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ ये चीज़ मेंशन्ड है इन द आर्टिकल 48A कि स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड टू इम्प्रूव द एनवायरनमेंट। मीन्स जो स्टेट है उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि अपना जो एनवायरनमेंट है उसको वो सेफगार्ड करे, प्रोटेक्ट करे। बट यहाँ पे वो कहते हैं कि ये सारी चीज़ें प्रिंटेड पेपर पे तो सही है, लेकिन इनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम आ जाती है वो यही है। ठीक है, मतलब जो मेन प्रॉब्लम है
वो इम्प्लीमेंटेशन में होती है। उसी तरह से जैसे कि अनटचेबिलिटी भी एक क्राइम है अगर लोग उसको मानते हैं तो, बट अभी भी कई जगहों पर अनटचेबिलिटी जैसी चीजें या कास्ट सिस्टम जैसी चीजें मानी जाती हैं। तो ये कहते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन को यहाँ पे हमारी जो कंट्री है ये हमेशा लैग कर जाती है। यहाँ पे रूल्स और आर्टिकल्स तो अच्छे हैं, बट अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं होंगे तो फिर उनका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन होती तो हमारा फॉरेस्ट कवर है वो इतनी जल्दी नहीं गिरता। जो हमारा फॉरेस्ट कवर है वो इतनी जल्दी नहीं गिरता। एंड एक चीज आप इमेजिन करो, ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था 1994 में, तब ये हाल था। तो आज के टाइम में तो आप सोच सकते हैं कि प्रॉब्लम कितनी और किस लेवल तक बढ़ गई होगी, आज कितना एनवायरनमेंट सफर कर रहा होगा, एंड आज कितनी सीरियस सिचुएशन कंडीशन होगी। एंड तभी हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे चेंजेस आए हैं जैसे क्लाइमेटिक चेंज, दैट इज रियल। तो ये सब क्यों? बिकॉज हम अपनी रिसोर्सेज को ओवर यूज कर रहे हैं। There can be no doubt that the growth of the world population is one of the strongest factors distorting the future of the human society. Therefore, the rich get richer and the poor beget children, which condemns them to remain poor. And आगे वो एक और प्रॉब्लम को काउंट करते हैं, पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन जितनी बढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा रिसोर्सेज हमें चाहिए होंगी, ऑब्वियस सी बात है। एंड लोग सोचते हैं कि जितने ज़्यादा लोग होंगे फैमिली में उतनी ही इनकम होगी, बट ऐसा नहीं होता है। इससे पॉवर्टी बढ़ती जा रही है एंड इसीलिए जो रिच है दे आर गेटिंग रिचर एंड पुअर्स आर गेटिंग पुअरर। तो इस बारे में अवेयरनेस तो है लोगों में, बट इस लेवल पे लोग अभी तक अवेयर नहीं है कि वो एक ड्रास्टिक चेंज ला सके। तो पॉपुलेशन को भी वो एक मेजर कंसर्न बताते हैं। नो जनरेशन हैज अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, all we have is a life tenancy with a full repairing lease. Margaret Thatcher. So by the end of the article, यहाँ पे उन्होंने तो बहुत ही इम्पोर्टेंट लोगों को की लाइंस को कोट किया है। So मार्गरेट थैचर ने ये बात बोली थी दैट ऐसी कोई जनरेशन नहीं है जो ये समझ के बैठ जाए कि इस अर्थ की जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो हमारी हैं। इनफैक्ट हमें ये सोचना चाहिए कि हम इसके टेनेंट्स हैं, ठीक है, एंड हमें ये लीज पे मिला है, वो भी फुल रिपेयरिंग लीज पे। मतलब जो भी काम हम करते हैं उसको हम रिपेयर करेंगे एंड जब हमारा टाइम पे। सेकंड जो उन्होंने कोट किया है वो है इन दी वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। इन्होंने बोला है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें अर्थ एज अ प्रॉपर्टी मिली है जो हमने इनहेरिट की है अपने फोरफादर से। ऐसा करेंगे, ऐसा सोचेंगे तो हम इसको फॉर ग्रांटेड लेंगे और इसका ध्यान नहीं रखेंगे, इसकी रिसोर्सेज का। हमें ये सोच के चलना चाहिए कि ये हमने बोरो की है अपनी आने वाली पीढ़ी से और ये हमें उनके लिए बचानी है, सेफ रखनी है। तो हम इसका बहुत ध्यान रखेंगे और इसको यानी अर्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस रहेंगे। जैसे कि हम किसी से भी कोई भी चीज़ बोरो करते हैं, किसी से कोई चीज़ लेते हैं तो हम उसका बहुत ध्यान रखते हैं ना कि ये ख़राब ना हो जाए, इसको हमें वापस करना है। ठीक वैसे ही ये कहते हैं कि हमें इसको ये सोच के चलना चाहिए कि ये हमने आने वाली पीढ़ी से बोरो की हुई है, तो हम इसका ज़्यादा ध्यान रखेंगे। With this, our video comes to an end. Kindly share your views about the chapter in the comment section and please like and share this video and subscribe to the channel.